लास्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि एवरी, मैकलॉयड और मैकार्थी, इन तीन साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव करने की कोशिश की कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, बट जो लोग थे उन्होंने उतने अच्छे से उसको नहीं माना। तो उसके बाद सेकंड जो प्रूफ आया डीएनए के लिए कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है, वो आया एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज के एक्सपेरिमेंट से। ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1952 में काम किया। किसके ऊपर काम किया? सभी के पास एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके ऊपर ये काम करते हैं। तो सबसे पहला इनका था एक बैक्टीरिया और एक बैक्टीरियोफाज। ठीक है, बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफाज क्या है? बैक्टीरिया हम सबको पता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, जबकि बैक्टीरियोफाज क्या है? ये एक ऐसा वायरस है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हम लोगों को डिजीज कॉज करता है, वैसे बैक्टीरियोफाज जो है वो बैक्टीरिया को डिजीज कॉज करता है। व्हाट दे डिड वाज, पहले तो तुम लोगों को फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफाज लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट तुम लोगों को ध्यान रखना है कि इन्होंने प्रोटीन और डीएनए, इन दोनों की एक प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी थी? क्योंकि अब ये जो हर्शे और चेज हैं, इनको इन्हीं दोनों के बीच में डिफरेंस करना था कि प्रोटीन या डीएनए दोनों में से जेनेटिक मटेरियल कौन है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो उसके लिए सबसे पहले इनको डिफ्रेंशिएट करना जरूरी था। डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन्होंने क्या देखा कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर सल्फर प्रेजेंट होती है, नॉट इन ऑल प्रोटीन्स। ठीक है, सभी में नहीं, सिर्फ सल्फर कंटेनिंग दो ही प्रोटीन्स होते हैं, एक मीथियोनिन है, सिस्टीन और मिथियोनिन है जहां तक मुझे ध्यान है। ठीक है, जिनके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, जबकि डीएनए के अंदर सल्फर प्रेजेंट नहीं होता। नाइट्रोजन दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पहला जो डिफरेंस था वो सल्फर का था कि कुछ प्रोटीन्स, स्पेशली ये दोनों जो अमाइनो एसिड्स हैं, मीथियोनिन और सिस्टीन, इन दोनों के अंदर सल्फर प्रेजेंट होती है, जबकि डीएनए के अंदर किसी भी तरीके से सल्फर प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है। दूसरा इन्होंने कौन सा एलिमेंट लिया? इन्होंने लिया फोस्फोरस। फॉस्फेट ग्रुप हमें पता है डीएनए के अंदर होता है। ठीक है, तो फॉस्फोरस जो था, सॉरी, ये इसके अंदर प्रेजेंट था डीएनए के अंदर, जबकि प्रोटीन में किसी भी तरीके से फॉस्फोरस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, यानी यहाँ पे फॉस्फोरस एब्सेंट है। ठीक है, तो जब ये कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे हर्शे एंड चेज, जहां जहां फॉस्फोरस जाएगा इसका मतलब वहां वहां डीएनए जा रहा है, एब्सेंट है ना, प्रोटीन में नहीं है। फॉस्फोरस कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए में। इसका मतलब जहां जहां फॉस्फोरस मिलेगा वहां वहां डीएनए है, और जहां जहां सल्फर दिखाई देगा वहां वहां प्रोटीन है। ठीक है, तो तुम वैसे तो देख नहीं सकते, जो प्रोटीन है और डीएनए है दोनों छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। काजल, अगर आवाज नहीं आ रही तो बेटा तेरा नेटवर्क इशू है मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से बाकी सबको आवाज आ रही है? हाँ, तो जिसका अपना नेटवर्क इशू है प्लीज बेटा चेक कर लिया करो, अपने आसपास ओपन स्पेस में आ जाया करो थोड़ा सा। चलो, तो ये इन्होंने डिफरेंशिएट करने के लिए, प्रोटीन को डिफरेंशिएट करने के लिए सल्फर ली, डीएनए को डिफरेंशिएट करने के लिए फॉस्फोरस ली, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो प्रोटीन है, डीएनए है, हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब कहोगे इनसे भी छोटे फॉस्फोरस और सल्फर हैं। सल्फर और फॉस्फोरस ये दोनों तो एलिमेंट्स हैं, इनके एटम हमको कैसे दिखाई देंगे? ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? नहीं दिखाई देते, जो नॉर्मल सल्फर या फॉस्फोरस है कहीं भी बिल्कुल नहीं दिखाई देते। उसके लिए क्या यूज किया? इन्होंने यूज की रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या है? एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें कोई भी जो एलिमेंट है वो रेडिएशंस एमिट करता है। ठीक है, जैसे शायद तुम लोगों को मेरी स्क्रीन में एक छोटी सी लाइट नजर आ रही होगी जो घूमती हुई, उसमें से लाइट निकलती दिखाई दे रही है, दिख रही है ना सबको? हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, वो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रेडिएशंस एमिट करते हैं, यानी उसमें से हमेशा लाइट जो है वो निकलती रहती है।
ठीक है, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, उनमें नॉर्मल वाले एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एक्चुअली न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो वो डिसइंटीग्रेट करता रहता है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का एक पूरा चैप्टर तुम्हारी फिजिक्स में भी है, मेरे ख्याल से शायद क्लास 12 में ही भी हो। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, ये एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें एलिमेंट का जो एटम है वो रेडिएशंस एमिट करता है। ठीक है, रेडिएशंस एमिट करने से क्या होगा, रेडिएशंस को तो तुम आसानी से देख सकते हो, वैसे कोई मॉलिक्यूल दिखाई दे या ना दे, लेकिन जब रेडिएशंस निकलेंगी कहीं से भी तो लाइट तो तुम्हें दिखाई देगी। ठीक है, तो इन कुल चीजों का इस्तेमाल जो हर्शे और चेज थे इन्होंने किया। व्हाट दे डिड वाज, इन्होंने लिया सबसे पहले एक बैक्टीरियोफाज। ठीक है, बैक्टीरियोफाज को दो डिफरेंट तरीके के मीडियम्स पे ग्रो किया। ठीक है, एक को दिया प्रोटीन, या ये कह सकते हैं एक को दिया रेडियो एक्टिव सल्फर, सल्फर। ठीक है, एक को दिया रेडियो एक्टिव सल्फर और दूसरे को दिया रेडियो एक्टिव फोस्फोरस। ठीक है, जो नॉर्मल वाला फोस्फोरस है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 30, और जो मॉलिक्यूलर जो सल्फर होती है नॉर्मल, उसका वेट होता है 32। ठीक है, तो दोनों के वेट में, मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस देख रहे हो ना, इधर 32 है नॉर्मल वाले का, इसका 35 है, न्यूक्लियस में ज्यादा हो गया। इसी की वजह से ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं ना, इसी की वजह से ये न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट करता है, ब्रेक करता रहता है, और इसमें से रेडिएशंस जो है वो निकलती रहती हैं। ठीक है, यहाँ भी नॉर्मल फोस्फोरस 30 है, लेकिन जो रेडियो एक्टिव वाला है वो 32 है। तो क्या किया, एक प्लेट ली उस प्लेट पे जो मीडियम रखा था। ठीक है, मीडियम क्या होता है, मीडियम एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे नाली के अंदर भी पौधे उग जाते हैं, क्यों उग जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं गंदगी के रूप में। ठीक है, हम जो खाना डालते हैं, इतनी सारी चीजें उसके अंदर पड़ी होती हैं, वो सब क्या न्यूट्रिएंट्स का काम करती हैं। बैक्टीरिया उसको डिसइंटीग्रेट करते हैं, तोड़ते हैं, सिंपल फॉर्म्स में चेंज करते हैं, और प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो दो प्लेट्स ली डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे मीडियम रखा। मीडियम क्या है, एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए। अब न्यूट्रिएंट्स में बाकी सब कुछ सेम रखा, सिर्फ यहाँ पे सल्फर जो यूज की, एक में सल्फर डाली 35 वाली, दूसरे में फोस्फोरस डाली 32 वाली। ठीक है, अगर इनका मॉलिक्यूलर वेट याद नहीं भी रहता है तो इसको सिंपल लिख सकते हो कि ये रेडियो एक्टिव है। ठीक है, पर याद रखना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। रेडियो एक्टिव सल्फर रखी, रेडियो एक्टिव फोस्फोरस रखी, एक को यहाँ रखा, एक को यहाँ रखा। ठीक है, जब इसको ग्रो करेंगे तो कुछ टाइम के बाद जब ये डिवाइड हो के इस सारे मीडियम को यूटिलाइज कर लेगा, मीडियम यूटिलाइज होने का मतलब ये सारा का सारा मीडियम जो सल्फर थी, रेडियो एक्टिव सल्फर थी, वो बैक्टीरियोफाज की बॉडी में चली जाएगी। ये एक बैक्टीरियोफाज है। ठीक है, इस तरीके का, ये देखो तुम बुक में देखो, बुक में बैठे, ये एक बैक्टीरियोफाज, ये एक बैक्टीरियोफाज। ठीक है, दोनों के अंदर, एक के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर चली गई है, एक के अंदर रेडियो एक्टिव फोस्फोरस चली गई। ठीक है, अच्छा, अब क्या किया, दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट हो गए। ठीक है, एक अलग है जिसके अंदर सल्फर है, दूसरा जिसके अंदर फोस्फोरस है। फर्स्ट हमने स्टेप किया, बैक्टीरियोफाज किसको डिजीज कॉज करता है, बैक्टीरिया को। ठीक है, तो इस बैक्टीरियोफाज को क्या किया हमने, बैक्टीरिया के ऊपर डाल दिया। तो पहला स्टेप हमने किया इन्फेक्शन। ठीक है, ये सारी सिर्फ प्रिपरेशन में आ गई थी। एक के अंदर 35 वाला सल्फर डालना, एक के अंदर 32 वाला फॉस्फोरस डालना, ये सब प्रिपरेशंस थी एक्सपेरिमेंट्स के लिए। एक्सपेरिमेंट एक्चुअली कहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे। सबसे पहले हमने इन्फेक्शन कॉज कराया। इन्फेक्शन कॉज कराने का मतलब, ये जो वायरस बैक्टीरिया फाज है, जिसे हम वायरस है, ये वायरस बैक्टीरिया फाज जिसको बोलेंगे, ये बैक्टीरिया फाज इसको अटैच करेगा। सबसे पहले जो भी बैक्टीरिया है उसको अटैच करेगा, और अटैच करने के बाद अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, इन्फेक्शन तो तभी कॉज होगा ना जब अपने जेनेटिक मटेरियल वो यहाँ कॉज कर एंटर करवा देगा, और उसके बाद फिर ये जो बैक्टीरिया वाला सेल है, ये इस वायरस के ही मॉलिक्यूल्स बनाए जाएगा, बनाए जाएगा, बनाए जाएगा। ठीक है,
इन्फेक्शन कैसे कॉज करता है कोई भी, कि अपना सेल जो है वो दूसरे के अंदर घुसा दो, फिर मल्टीप्लाई करते जाओ, अपनी नई नई कॉपीज बनाते जाओ, ऐसे ही करेगा ये भी बैक्टीरियोफाज। तो पहले स्टेप में इन्फेक्शन के अंदर जो बैक्टीरियोफाज है वो इससे अटैच करेगा और अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर हो गया, चलो थोड़ी देर के लिए हमने उसको छोड़ दिया इन्फेक्शन होने के लिए। अब जब हमें लगा कि बस इतना टाइम हो गया है, इन्फेक्शन हो गया होगा, नेक्स्ट हमने क्या किया, इसकी ब्लेंडिंग कर दी। ब्लेंडिंग करने का मतलब हमने इसको मिक्सर में या ब्लेंडर में घुमा दिया। जैसे बनाना जूस बनाते हैं तब घुमा देते हैं ना मिक्सी के अंदर। हाँ, तो लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या है, ब्लेंडिंग में हम सिर्फ थोड़ी स्पीड से घुमाते हैं। थोड़ी स्पीड से घुमाने का रीजन क्या होता है कि बस ये जो बैक्टीरियोफाज इससे अटैच हो रखे थे ये इससे अलग हो जाएं। ठीक है, अलग हो गए। और अलग होने के बाद हमने थर्ड स्टेप किया, सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज करने का मतलब इनको हाई स्पीड पे रोटेट करना है। और रोटेट करने से क्या होगा, ये मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर मैंने सारा बैक्टीरिया वगैरह डाला हुआ था। फिर मैंने इसको हाई स्पीड पे रोटेट कराया। रोटेट कराने से कभी भी, जब भी तुम रोटेट कराते हो चीजें, ध्यान देना मिक्सी के अंदर भी झाग झाग ऊपर आ जाता है, जो हैवी चीज है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है ना। तो उसी तरीके से यहाँ क्या होगा कि चीजें जो हैं अपनी डेंसिटी के हिसाब से डेंसिटी ग्रेडियंट बना के और सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, अब क्योंकि बैक्टीरिया है, ये तो सेल है, इसमें और इसमें दोनों में मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा, बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफाज में। देखो साइज से पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा, बैक्टीरिया का साइज बड़ा है, बैक्टीरियोफाज का छोटा है। वैसे भी सबको पता है कि बैक्टीरिया साइज में बड़े होते हैं, वायरसेस जो हैं वो साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी के हिसाब से क्या होगा, ऊपर का जो पोर्शन है, नीचे जो है यहाँ बैक्टीरिया आ जाएगा, सेटल डाउन करेगा क्योंकि वो हैवी है। जबकि ऊपर वाला जो पोर्शन है इसमें बैक्टीरियोफाज का जो पोर्शन था, जो कि एंटर नहीं कर पाया, ये कोट एंटर नहीं कर पाई है ना, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल अंदर घुसा है। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये वाला जो पोर्शन है वो कहाँ नजर आएगा हमारे पास। अब हम इसको बोलेंगे, ऊपर वाला जो है उसको कहेंगे सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट क्या है, जो ऊपर पानी है और उसके अंदर सब कुछ घुला हुआ है मीडियम के अंदर। ठीक है, जबकि ये वाला जो है नीचे वाला, ये हमारा सेटल्ड डाउन वाला पोर्शन है। ठीक, अब इनकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि इन्होंने ये तीनों स्टेप किए, इन्फेक्शन किया, ब्लेंडिंग करके इसको अलग किया, अलग करके इसको सेंट्रीफ्यूज भी किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो इनका रिजल्ट था, जब इन्होंने रेडियो एक्टिव फोस्फोरस डाली थी जिस बैक्टीरियोफाज के अंदर, उस केस में सुपरनेटेंट के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। इसका मतलब कहाँ मिली, सेल्स के अंदर नीचे सेल में मिली। और प्रोटीन वाले में रेडियो एक्टिविटी कहाँ देखने को मिली, सुपरनेटेंट में। इसका मतलब जो रेडियो एक्टिविटी वो तो सल्फर है, सल्फर का मतलब प्रोटीन है, प्रोटीन कहाँ रह गया, सुपरनेटेंट में। यानी कि वो सेल के अंदर एंटर, हाँ यानी कि वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाया। जबकि ये वाली रेडियो एक्टिविटी जहां हमने फोस्फोरस यूज की थी, फोस्फोरस यूज करने का मतलब डीएनए, और डीएनए कहाँ मिला हम लोगों को, सेल्स के अंदर। तो यहां से क्या प्रूव हुआ कि जो डीएनए है वो ट्रांसफर हुआ था सेल के अंदर, और इसीलिए डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अगर तुम लोगों को हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट आता है तो तुम लोगों को गिनती की यही चीजें लिखनी है कि पहले किसने डिस्कवर किया, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म यूज किए, लॉजिक क्या था यूज करने का, प्रोटीन और डीएनए में डिफरेंशिएट करना था इसीलिए ये दोनों मॉलिक्यूल्स यूज किए। और उसके बाद सीधा तुम लोगों को ये बताना है। ठीक है, बीच में एक चीज और लिखनी है कि डिफरेंशिएट करना था तो इसीलिए उन्होंने एक बैक्टीरियोफाज को इस मीडियम पे ग्रो किया, रेडियो एक्टिव सल्फर पे, और दूसरे बैक्टीरियोफाज को
में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे ग्रो किया, ठीक है, जिसकी वजह से ये लेबल हो गए। लेबल होने का मतलब अब फॉस्फोरस वाला जो रेडियो एक्टिविटी थी वो इसमें आके चिपक गई, ठीक है, या इसमें इनकॉर्पोरेट हो गई। इतना लिखने के बाद तुम लोगों को सिंपली ये डायग्राम बनाना है, कुछ नहीं लिखना और, ठीक है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है, सिंपली सीधे सीधे 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और वो भी बहुत बार आता है। ये हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, या तो सीधे सीधे हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट पूछ सकते हैं, इनडायरेक्टली पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिससे ये प्रूफ हुआ कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। हाँ, इन्होंने भी किया था, लेकिन इनके जो रिजल्ट थे वो उतने सेटिस्फैक्टरी नहीं थे लोगों के लिए, ठीक है। दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल, बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड, ठीक है, सब उससे कन्विंस नहीं थे। इसीलिए फिर यहाँ जो हर्शे और चेज ने किया एक्सपेरिमेंट, इसके बाद किसी तरह का कोई डाउट नहीं रह गया था कि प्रोटीन और फास्फोरस के बीच, या सॉरी, प्रोटीन और डीएनए के बीच। बायोकेमिकल नेचर का मतलब होता है, बायो मतलब उसका फंक्शन देखना, और केमिकल नेचर का मतलब कि वो किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है। जब दोनों चीजें इकट्ठे मिलके देखते हैं तो वो बायोकेमिकल होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ से हमें एक चीज प्रूफ हो गई कि भाई हमारा जो डीएनए मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल है, इट इज डीएनए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट इज कि एक जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। अभी जो हम लोगों के पास नोन है, नॉलेज जो हमें पता है, वो है कि डीएनए मोस्टली ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल, आरएनए कुछ ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि इनमें जनरली जो वायरसेस आते हैं कुछ, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है, कुछ में डबल स्टैंडर्ड भी होता है, ठीक है। आरएनए सिंगल डबल दोनों स्टैंडर्ड पाया जाता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड ही पाया जाता है, ठीक है। आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल मेरे ख्याल से मोस्टली होता है सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि डबल स्टैंडर्ड किसी में नहीं होता, ठीक है। तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल कुछ रेट्रोवायरसेस में होता है, एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, टोबैको, ये टीएमवी टोबैको मोजैक वायरस, और क्यूबी बैक्टीरियोफाज, ठीक है, जो रेट्रोवायरसेस होते हैं हाँ, एचआईवी में भी यही होता है, एचआईवी इज ऑल्सो अ रेट्रोवायरस, ठीक है, उनको रेट्रोवायरस बोला ही इसीलिए जाता है। लेकिन अच्छा, अब हम लोगों ने देखा कि हम लोग जानते हैं डीएनए मोस्टली में जेनेटिक मटेरियल है, तो उसका कुछ रीजन होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जेनेटिक मटेरियल होने के लिए एक्चुअल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ताकि वो एक जेनेटिक मटेरियल बन सके। पहला पॉइंट, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। रेप्लिका बनाना इसके लिए जरूरी है। रेप्लिका बनाने का मतलब है ये अपने जैसी दूसरी कॉपी बना पाए। अगर दूसरी कॉपी नहीं बना पा रहा है तो ये नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज प्रोटीन के लिए, डीएनए और आरएनए दोनों के पास होती है, प्रोटीन के पास ये एबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए प्रोटीन जो है एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है। उसके बाद इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए, ये नहीं कि अपने आप ही डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर दे। नेक्स्ट, जैसे हम देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं, जब उसने किया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था, हीट किल कर दिया बैक्टीरिया को, बट स्टिल उसका डीएनए जो था, हीट किल करने से क्या हुआ, डीएनए मरा नहीं, डीएनए जिंदा था। जिंदा कह सकते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो खराब नहीं हुआ, और उसकी वजह से जब स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ तो ऐसा ऐसा दूसरे बैक्टीरिया ने, जो आर स्ट्रेन वाले थे, उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया और वो उसमें काम करने लग गया। तो यहाँ से पता चलता है कि वो केमिकली और स्ट्रक्चरली जो है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनए,
हम स्पेशली अब डीएनए की बात कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरली स्टेबल है। ठीक है। तीसरा है इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस। स्लो चेंजेस के लिए स्कोप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा चेंज किया और बिल्कुल ही चीज जो है वो खराब हो गई, जैसे हम अक्सर प्रोटीन्स में देखते हैं। चैप्टर 5 में हम लोगों ने देखा सिकल सेल एनीमिया, सबको याद होगा। उसमें जो एचबी की 6th पोजीशन पे सिर्फ एक चेंज होने की वजह से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है ना। तो प्रोटीन जो वर्क कर रहा है, प्रोटीन में थोड़ा सा भी चेंज हो जाए प्रोटीन काम करना बंद कर देता है। लेकिन डीएनए में अगर तुम यही चीज देखोगे, डीएनए आरएनए में, तो जितना भी बड़ा डीएनए होता है, हम लोगों ने कहा कि जितना भी बड़ा डीएनए है, अब मान लो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स हैं, इन सभी में जितने भी बेस पेयर हैं, सारा का सारा जो है वो प्रोटीन्स को कोड नहीं करता है, या सारा वो जीन नहीं होता। हम इसको दो कहते हैं ना, एक यूक्रोमेटिन और एक हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। यूक्रोमेटिन जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, हेट्रो जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। यानी ये इतना सारा पोर्शन जितना भी हेट्रोक्रोमेटिन है, उसमें आप किसी भी तरीके का चेंज कर लो, उससे फंक्शनिंग पे काम नहीं करेगा, फंक्शनिंग पे डिफरेंस नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर धीरे धीरे इसमें थोड़े चेंजेस होके एक्यूमुलेट होते जाएं, तो हो सकता है ये कुछ जनरेशन के बाद जो ऑर्गेनिज्म है उसको बेनिफिट करने लग जाए। ठीक है, समझ में आ रही है चीज कि जो डीएनए है उसके पास बहुत सारा पोर्शन उसने अपना एवं ही बचा के रखा हुआ है कि ये मैं इसीलिए बचा के रख रहा हूँ बस, ताकि इसमें एवोल्यूशन में काम आए। ठीक है। जबकि किसका? हाँ, तो मैं वही तो बता रही हूँ, वो सारा हेट्रोक्रोमेटिन है। उसके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, कई जनरेशन के बाद एक्यूमुलेट होते हैं, और उसके बाद वो एवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। चेंजेस कैसे आएंगे वरना? वरना ये सोचो थोड़ा सा भी चेंज अगर, बिल्कुल, इसमें तो म्यूटेशंस अक्सर होती रहती हैं। यूक्रोमेटिन में आप छेड़छाड़ करोगे थोड़ी सी भी, तो जैसे एक पॉइंट पे भी छेड़छाड़ की यूक्रोमेटिन में, फंक्शनिंग चेंज हो जाती है। और उसका एग्जाम्पल हमने सिकल सेल एनीमिया में देखा है कि जो इंसान है उसको नुकसान ही हो रहा है, फायदा तो बहुत कम होता है। ठीक है। जबकि जो हेट्रोक्रोमेटिन है जो काम नहीं कर रहा, उसमें आप थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाओ, कुछ जनरेशन के बाद एक्यूमुलेट होके हो सकता है एक फायदेमंद वाला जीन बन जाए। है तो यूजफुल ही। नेचर कुछ भी फालतू में नहीं रखती। ठीक है। अगर नेचर को कुछ लगता है कि भाई ये चीज तुम्हारे काम की नहीं है, तो वो उसको गायब कर देगी अपने आप। ठीक है। जैसे हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं ना, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से हैं? जो हमारे एंसेस्टर्स में कभी काम के रहे होंगे, बट धीरे धीरे जनरेशन ओवर जनरेशन उनका यूसेज कम हो गया, फिर खत्म हो गया, तो अब वो अपने आप ही खत्म होते जा रहे हैं, जैसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि आगे, हाँ, फिर तीसरी चीज हो गई ये कि स्लो चेंजेस के लिए स्कोप होना चाहिए। और फोर्थ है इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि ये अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए एबल होना चाहिए। एक्सप्रेस कैसे करता है? डीएनए, डीएनए से आरएनए बनाता है, और आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन्स हैं जो फाइनली एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है। तो ये डायरेक्टली अपने आप को एक्सप्रेस ना करके स्टेप्स में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। वहीं आरएनए सीधा अपना प्रोटीन बना सकता है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। यानी इस तरीके से डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल होने की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको फुलफिल करते हैं, कंडीशंस को। इसीलिए डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल के तौर पे पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ तुम्हारा यही सब दिया हुआ है जो मैंने इन चारों के एक्सप्लेनेशन दिए हैं। जैसे यहाँ शुरू में बताया कि डीएनए आरएनए दोनों अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं, रेप्लिकेशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बताया कि स्टेबिलिटी, दोनों स्टेबल हैं। जैसे कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल करते हुए हीट किल कर भी दिया, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी थी जेनेटिक मटेरियल की जो खत्म नहीं हो पाई। क्या चीज थी? जैसे हीट किया। हम्म। अगर दोनों लिविंग लिए हैं,
उसमें आर स्ट्रेन लिया, ठीक है, एस स्ट्रेन लिया, एस वाला तो अगर लिविंग है तो ये तो वैसे ही मार देगा चूहे को, जब हीट किल किया तो ये मर गया, ठीक है, लेकिन बाई चांस कुछ जेनेटिक मटेरियल इसने एब्जॉर्ब कर लिया, अगर ये इसका जेनेटिक मटेरियल ऑब्जॉर्ब ना करे, ठीक है, मैं सपोज करो मैं इसको इतना टाइम ही नहीं देती कि ये एब्जॉर्ब करे, तो उस केस में चूहा जिंदा रहेगा, ठीक है। जो साइंटिस्ट था उसने, हाँ, इसका मतलब है उसने इससे ले लिया, इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, चला गया, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अच्छा चलो बाकी का पढ़ लेते हैं क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है। तो हाँ, ये वाली लाइन मैं इसलिए बताना चाह रही थी कि हो सकता है तुम्हें फिर समझ ना आए। तो हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो हीट किल से भी वो क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होती। जो क्या थी, हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं, हीट करने से क्या होता है, ये दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है, स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, लेकिन जैसे हम इसको वापस कूल करते हैं ना, अपने कॉम्प्लीमेंट्री नेचर की वजह से ये दोनों वापस से डबल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये स्टेबल, इससे पता चला ये स्टेबल है कि हीट से बेशक थोड़ी देर के लिए इसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है, बट कॉम्प्लीमेंटैरिटी होने की वजह से ये स्टिल जो है वो स्टेबल है, ठीक है। देयरफॉर अमंग टू न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए जो है वो बेटर जेनेटिक मटेरियल है क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और कम रिएक्टिव, मोर स्टेबल, ठीक है। और यही वजह है कि डीएनए जो है वो मोस्टली के अंदर जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में पाया जाता है, जबकि आरएनए सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और है जो डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो होता है थायमिन। अगर हम देखें थायमिन और यूरेसिल को, जो थायमिन है इट इज 5 मिथाइल यूरेसिल, यही होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था, मैंने ग्रुप में भी मैसेज डाला हुआ था कि मैंने गलती से उसका आंसर गलत लिख दिया था, ठीक है। दो क्वेश्चंस ऐसे थे, एक पिछले टेस्ट में एक इस टेस्ट में, जो दो टेस्ट में दोनों में एक एक क्वेश्चन जो थे वो गलत आंसर, मतलब मेरी तरफ से गलत हो गए थे। जैसे पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें 2.2 मीटर आंसर सही था, लेकिन मेरे क्वेश्चन में 10 की पावर 9 की जगह मैंने सिर्फ 6 जीरो लगा के छोड़ दी थी, ठीक है। हाँ, तो वो जो भी रेक्टिफिकेशन होती है वो मैं ग्रुप में डाल देती हूँ कि भाई ये मेरे से गलती से हो गया। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में ये आंसर गलत हो गया था, मैंने 3 मिथाइल को सही आंसर बता दिया था, सेट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे थायमिन पे, यूरेसिल पे 5 मिथाइल है, इसका एक ग्रुप जो है वो ऑक्यूपाई हो जाता है, जिसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव हो जाता है। और हमें पता है डीएनए के अंदर थायमिन होता है, ठीक है। वैसे इसके और भी रीजंस हैं जो कि तुम्हारे लिए अभी इस लेवल के लिए जरूरी नहीं है जानने, तुम्हें इतना सा जानना जरूरी है कि थायमिन जो है, थायमिन यूरेसिल से ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से डीएनए आरएनए से ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये तो हुई पहले दो पॉइंट्स की बात कि रेप्लिकेशन कर लिया, स्टेबिलिटी हो गई। तीसरा म्यूटेशन, म्यूटेशन दोनों में होती है, डीएनए में भी आरएनए में भी, लेकिन आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, ज्यादा अनस्टेबल है, इसीलिए जल्दी जल्दी म्यूटेट होता है। और यही वजह होती है कि वायरसेस जो हैं बॉडी में बहुत जल्दी चेंज कर जाते हैं, वायरसेस के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन है वो इसीलिए डिफिकल्ट होता है बनाना, ठीक है। अच्छा, आरएनए डायरेक्टली कोड कर सकता है सिंथेसिस के लिए, तो एक्सप्रेस कर सकता है कैरेक्टर्स, जबकि डीएनए जो है वो आरएनए पे डिपेंड करता है, डीएनए से पहले आरएनए बनेगा फिर प्रोटीन बनेगा। तो इस मामले में देखा जाए तो आरएनए बेटर है क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोटीन्स को कोड कर सकता है, ठीक है। यहाँ इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया हुआ है, डीएनए और आरएनए को कंपेयर करके बताया हुआ है कि कौन कितना अच्छा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो ज्यादातर पॉइंट्स जो हैं वो डीएनए के फेवर में आते हैं, और इसीलिए डीएनए जो है ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, ठीक है। डीएनए आरएनए दोनों काम कर सकते हैं जेनेटिक मटेरियल का, लेकिन डीएनए ज्यादा स्टेबल है इसीलिए ज्यादा प्रेफर्ड किया जाता है,
ठीक है। अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो आरएनए ज्यादा बेटर है ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है। अब तुम डबल स्ट्रैंडेड को ट्रांसफर करो और सिंगल स्ट्रैंडेड को ट्रांसफर करो, दोनों में कौन सी आसानी होगी? आसानी से सिंगल स्ट्रैंडेड, है ना, कम एनर्जी चाहिए। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब है एक इंफॉर्मेशन को दूसरी में कन्वर्ट करना। जैसे हमारे पास डीएनए है, डीएनए में तो दो स्ट्रैंड्स हैं, इन दोनों में से एक को ही हम लोग आगे इंफॉर्मेशन बनाएंगे, वरना अलग अलग हो जाएंगी इंफॉर्मेशन। ठीक है, जबकि यहाँ पे तो सिंगल ही है, इसीलिए आसान है, एक ही स्ट्रैंड है। इसमें से तुम्हें कैसे पता कौन से वाली इंफॉर्मेशन को, क्योंकि दोनों पे अलग अलग इंफॉर्मेशन है। ये हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे ना, जब समझ में आएगा कि कैसे अलग अलग इंफॉर्मेशन है। क्योंकि दोनों पे, इस पे मान लो ATT है, तो इस पे क्या ATT आएगा? नहीं ना, इस पे TAA आएगा, यानी इंफॉर्मेशन तो अलग अलग हो गई ना। ठीक है, तो इसीलिए जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक ही इंफॉर्मेशन है, तो पास ऑन करना, आगे ट्रांसमिट करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन के लिए आरएनए बेटर है, स्टोरेज के लिए डीएनए बेटर है। इसके साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई इशू है आज वाली में, तो जब अपलोड करूंगी उसमें कमेंट्स में डाल सकते हो। 2 मिनट है, अभी पूछना चाहो तो कोई भी पूछ सकते हो। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होती हैं जिनको हम लोग दोनों स्ट्रैंड्स में लेफ्ट ऊपर से पढ़ें या नीचे से पढ़ें, एंड वो तुम लोगों को जो पोलैरिटी रखनी है वो सेम रखनी है। 5' to 3' ऊपर वाले में पढ़ो या 5' to 3' नीचे वाले में पढ़ो, दोनों एक जैसे होते हैं, उनको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए लाइन कट सकती है, ठीक है, तो मैं बना देती हूँ जल्दी से। GAATTC सबसे जल्दी याद आती है क्योंकि चैप्टर 12 में भी है। इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, दोनों एक जैसी हैं, क्योंकि ये 5 to 3, वही तो मैं कह रही हूँ, ओरिएंटेशन सेम रखना है। 5 to 3 पढ़ना है तो इसको भी 5 to 3 ही पढ़ना है। ठीक है, अगर तुम इस वाले को 5 to 3 रीड कर रहे हो, GAATTC, इस वाले स्ट्रैंड को भी 5 to 3 पढ़ो, 3 to 5 मत पढ़ो, 5 से 3 पे पढ़ोगे। हाँ, रीड करो, GAATTC, सेम आ गया ना। ठीक है, ऐसी जो सीक्वेंसेस होती हैं इनको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बोला जाता है।